Welcome to this lesson. So in today's lesson we are going to discuss AVFM Module C top 40 MCQs. So friends, मॉड्यूल सी में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हैं, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हैं. तो बेसिकली ये जो सेशन है इसमें आप रिवाइज कर पाएंगे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यूजिंग फॉर्म ऑफ MCQs. चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ. व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ IVS? यानी दोस्तों पूछा जा रहा है इंटरनेशनल वैल्यू स्टैंडर्ड का क्या पर्पज़ है. पहला ऑप्शन है टू इंश्योर इनकन्सिस्टेंसी, ओपेसिटी एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन वैल्यूएशन, to guide valuation professional worldwide, ensuring consistency, transparency, confidence in valuation, to provide a framework for manager to estimate the effect of different strategies on the value of firm, and D कर है to define fair market value on a company. दोस्तों सही आंसर है इसका. देखिए ऑप्शन ये तो साफ गलत है. इनकन्सिस्टेंसी, ओपेसिटी ये कोई तो इंश्योर करेगा नहीं. हाँ, बी नंबर सही है कि आप वैल्यूएबल प्रोफेशनल को वर्ल्ड वाइड गाइड कीजिए, इंश्योर कीजिए कंसिस्टेंसी को, ट्रांसपेरेंसी को और वैल्यूएशन में कॉन्फिडेंस को. फ्रेंड्स इससे पहले मैंने आपको मॉड्यूल बी का टॉप 40 MCQ प्रोवाइड किया था. यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है. डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक अवेलेबल है, आप उसका हेल्प ले सकते हैं. चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं. व्हाट इज़ द कॉस्ट अप्रोच इन बिजनेस वैल्यूएशन? यानी बिजनेस वैल्यूएशन में कॉस्ट अप्रोच क्या होता है. पहला ऑप्शन कर रहा है कि एक मेथड है एक कंपनी को वैल्यू करने का, इसके एक्सपेक्टेड फ्यूचर अर्निंग के बेसिस पे या कैश फ्लो के बेसिस पे. दूसरा ऑप्शन है एक मेथड है एक कंपनी को वैल्यू करने का बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ इट्स एसेट, यानी एसेट का कितना वैल्यू है उस बेसिस पे आप एक कंपनी को वैल्यू करते हैं. तीसरा ऑप्शन है कि मेथड है एक कंपनी को वैल्यू करने का बेस्ड ऑन रिसेंट ट्रांजैक्शन प्राइसेस ऑफ कंपेरेबल एसेट. और चौथा ऑप्शन है कि एक मेथड है कंपनी को वैल्यू करने का बेस्ड ऑन साइज, क्वांटिटी, क्वालिटी एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एसेट बीइंग वैल्यूड. बताइए दोस्तों क्या सही जवाब है इसका. कॉस्ट अप्रोच क्या होता है बिजनेस वैल्यूएशन में? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी. बेसिकली एक मेथड है कंपनी को वैल्यू करने का इसके एसेट के वैल्यूज़ पे. क्वेश्चन नंबर 3 है ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल क्या होता है और क्यों इसे बैलेंस शीट पे नहीं शो किया जाता है. ऑप्शन ए है दोस्तों ये बेसिकली एक कंपनी में जो वैल्यू एडिशन होता है वो होता है इसके इंटरनल ऑपरेशन के माध्यम से, और इसे बैलेंस शीट पे नहीं शो किया जाता क्योंकि इसे क्वांटिफाई करना डिफिकल्ट होता है. ऑप्शन बी कह रहा है कि ये कंपनी के इंटेंजिबल एसेट का वैल्यू है और इसको बैलेंस शीट पे इसलिए नहीं शो किया जाता क्योंकि ये रियल एसेट माना जाता है. ऑप्शन सी कह रहा है कि ये कंपनी के गुडविल का वैल्यू है और इसे बैलेंस शीट पे इसलिए नहीं शो किया जाता क्योंकि यह सब्जेक्टिव एस्टिमेट है. और ऑप्शन डी कह रहा है दोस्तों ये कंपनी का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है और इसे बैलेंस शीट पे इसलिए नहीं शो किया जाता क्योंकि ये पार्ट ऑफ कंपनी कोर ऑपरेशन है. बताइए दोस्तों क्यों बैलेंस ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल होता क्या है और क्यों इसे बैलेंस शीट पे नहीं शो किया जाता है. तो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कि बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल ये कंपनी में जो वैल्यू एडिशन होता है उसको कहा जाता है. देखिए कंपनी में जो भी वैल्यू ऐड किया जाएगा इंटरनल ऑपरेशन से उसे कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल, और इसे बैलेंस शीट पे इसलिए नहीं शो किया जाता क्योंकि क्वांटिफाई करना डिफिकल्ट है. यू कैन नॉट क्वांटिफाई इट, राइट. दैट्स वाई इट इज नॉट शोन ऑन द बैलेंस शीट. सो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास MCQs का क्वेश्चन बैंक है जिसमें न्यूमेरिकल MCQs और थ्योरेटिकल MCQs करवाए गए हैं विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों को समझाया गया है. सो दिस इज़ फॉर ऑल द यूनिट्स, हर एक यूनिट के लिए ये अवेलेबल है. लगभग दोस्तों एक यूनिट में यू विल गेट ऑलमोस्ट 550 to 60 क्वेश्चन. ओके, सो दिस इंक्लूड्स ऑल द न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑल्सो एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऑल्सो. सो इफ यू वांट टू गेट सच टाइप ऑफ MCQs PDF, काइंडली व्हाट्सएप मी ऑन नंबर shown on the screen. So this will cover all the concept, जो भी concept इस particular यूनिट में है सभी को कवर कर देगा. यदि आप इस MCQ PDF को कवर कर लेते हैं एक प्रॉपर रिवीजन आप कर पाएंगे दोस्तों. इट कवर्स ऑल द टॉपिक. जितने भी टॉपिक हैं सभी के सभी क्वेश्चन मैकमिलन बुक से लिए गए हैं. सो सारे के टॉपिक कवर कर पाएंगे और लास्ट टाइम रिवीजन में ये बहुत ही इफेक्टिव टूल है ताकि आप MCQ के माध्यम से क्वेश्चन को रिवाइज करें. और यही आपको क्योंकि MCQs ही आपको एग्जाम में मिलेगा. तो यदि आप इस तरह के PDF चाहते हैं तो प्लीज़ व्हाट्सएप में नंबर शोन ऑन द स्क्रीन. चलिए हम लोग अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं. अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है. पहला ऑप्शन कह रहा है कि नॉन इंटरेस्ट बियरिंग करंट लायबिलिटी को सब्ट्रैक्ट करके ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल एसेट से. दूसरा कह रहा है कि नॉन ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल एसेट को ऐड करके टोटल वर्किंग कैपिटल एसेट से. तीसरा कह रहा है कि टोटल एसेट को मल्टीप्लाई कर दीजिए कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी रेशियो से. और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि डिवाइड कर दीजिए नेट इनकम को टोटल इक्विटी से. दोस्तों इसका सही जवाब है ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए आपको क्या करना है, यानी कि आपको सबसे पहले नॉन इंटरेस्ट बियरिंग करंट लायबिलिटी को ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल एसेट से सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी का वर्थ कैसे एस्टिमेट करते हैं ग्रोइंग फ्री कैश फ्लो परपेचुइटी मेथड से. तो सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है कि फ्री कैश फ्लो का जो प्रेजेंट वैल्यू है ड्यूरिंग एक्सप्लिसिट फॉरकास्ट इसको ऐड कर दीजिए. फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंटिन्यूइंग वैल्यू को ऐड कर दीजिए. वैल्यू ऑफ नॉन ऑपरेटिंग एसेट नॉट इंक्लूडेड इन फ्री कैश फ्लो इन्हें ऐड कर दीजिए. फिर बी ऑप्शन कर रहा है कि इनके प्रेडिक्टेड कैश फ्लो को डिस्काउंट कर दीजिए प्रेजेंट वैल्यू में.
सी कह रहा है कि इसके कैश फ्लो को एस्टिमेट कीजिए फॉर अ पीरियड एंड देन एस्टिमेटिंग इट वैल्यू एट द एंड ऑफ दैट पीरियड, और डी कह रहा है नन ऑफ द अबव। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। बेसिकली आपको एडिशन करना है, किन किन चीज़ को ऐड करना है। तो सबसे पहला एडिशन करना है दोस्तों आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्री कैश फ्लो ड्यूरिंग एक्सप्लिसिट फोरकास्ट पीरियड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंटिन्यूइंग वैल्यू, वैल्यू ऑफ नॉन ऑपरेटिंग एसेट, सो ऑल दिस थिंग हैज़ टू बी एडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये टर्मिनल वैल्यू को फॉर्मूला क्या होता है ग्रोइंग फ्री कैश फ्लो परपेचुअल मेथड से निकालने का। तो पीवीटी इज इक्वल टू नो प्लैट प्लस 1 इंटू 1 माइनस जी अपॉन आर डिवाइडेड बाई WACC माइनस जी। सो अब देखिए जी क्या है, आर क्या है, WACC क्या है, ऑल दिस थिंग हैव बीन एक्सप्लेन। तो बताइए टर्मिनल वैल्यू को निकालने का क्या फॉर्मूला है दोस्तों। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी। देखिए पीवीटी इज इक्वल टू FC इंटू FT प्लस 1 डिवाइडेड बाई WACC माइनस जे। फिर दोस्तों पूछा जा रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि एवरेज कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड बोरोइंग मनी बिफोर टैक्सेस वेटेड बाय द प्रपोर्शन ऑफ इस टाइप ऑफ फंडिंग। बी ऑप्शन कह रहा है कि द एवरेज कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड बोरोइंग मनी आफ्टर टैक्सेस वेटेड बाय द प्रपोर्शन ऑफ इस टाइप ऑफ फंडिंग। सी कह रहा है कि द टोटल कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड बोरोइंग मनी वेटेड बाय द प्रपोर्शन ऑफ इस टाइप ऑफ फंडिंग। और डी कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ इक्विटी और बोरोइंग मनी विच एवर इज हायर। तो बताइए दोस्तों कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी कि एवरेज कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड बोरोइंग मनी आफ्टर टैक्सेस वेटेड बाय द प्रपोर्शन ऑफ इस टाइप ऑफ फंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरप्राइज DCF मॉडल किस लिए यूज़ किया जाता है। तो अप्लाइंग अ डिस्काउंट रेट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी to the free cash flow to the firm, applying a discount rate equal to the weighted average cost of capital to the free cash flow to the firm. C कह रहा है discounting the unlevered equity cash flow at the unlevered cost of equity and adding the value of the interest tax held on the debt। बताइए इंटरप्राइज DCF मॉडल को कहाँ यूज़ करते हैं। सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी आप डिस्काउंट रेट को अप्लाई करते हैं जो कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल शॉर्ट में WACC कहा जाता है। सो यू अप्लाई अ डिस्काउंट रेट विच इज इक्वल टू द WACC टू द फ्री कैश फ्लो टू द फर्म। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कौन सा मॉडल है जो कि डिस्काउंट करता है अनलीवर्ड इक्विटी कैश फ्लो को एट अनलीवर्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड एट द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द इंटरेस्ट टैक्स हिल्ड ऑन द डेब्ट। इक्विटी DCF मॉडल, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू मॉडल, इकोनॉमिक प्रॉफिट मॉडल, कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। तो सही आंसर है दोस्तों एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू मेथड APV मॉडल। दोस्तों क्यों एक कंपनी को कंपेयर करना इसके कॉम्पिटिटर से ये हेल्पफुल होता है रिस्क, ग्रोथ और कैश फ्लो में। तो ऑप्शन ए कह रहा है इट इज़ हेल्प टू डिटरमाइन द कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी, इट प्रोवाइड्स अ पीयर ग्रुप फॉर कंपैरिजन, इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द कंपनी डेब्ट लेवल, इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी मैनेजमेंट टीम। बताइए क्यों एक कंपनी को कंपेयर करना इसके कॉम्पिटिटर से हेल्पफुल होता है रिस्क, ग्रोथ और कैश फ्लो को एस्टिमेट करने में। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, इट प्रोवाइड्स अ पीयर ग्रुप फॉर कंपैरिजन। ऑप्शन 4 है कि वाई, क्वेश्चन 4 नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज पोटेंशियल चैलेंज, व्हाट इज द पोटेंशियल चैलेंज इन वैल्यूइंग इमर्जिंग कंपनीज। They have limited access to financing, they are typically not profitable, they have limited history and provide little information about expected growth, they are too small to be of interest to the investor। तो दोस्तों इमर्जिंग कंपनी को वैल्यू करने में पोटेंशियल चैलेंज ये है कि उनके पास लिमिटेड हिस्ट्री होता है और वो लिटिल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एक्सपेक्टेड ग्रोथ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या रोल है कंपनी के हिस्ट्री का इसके वर्थ को डिटरमाइन करने में। पहला ऑप्शन कर रहा है कि हेल्प टू डिटरमाइन द कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी, बी कर रहा है कि इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द कंपनी डेब्ट लेवल, सी कर रहा है इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द कंपनी ग्रोथ पोटेंशियल एंड रिस्क लेवल, डी कर रहा है इट प्रोवाइड्स अ पीयर ग्रुप फॉर कंपैरिजन। सो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी कि कंपनी का जो हिस्ट्री होता है वो हेल्प करता है डिटरमाइन करने में कि कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल कितना है, रिस्क लेवल कितना है। व्हाट कैन काउज अ डिक्लाइन इन कंपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी कंपनी का जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है इसमें डिक्लाइन किस कारण से आ सकता है। पहला ऑप्शन कर रहा है कि सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, बी कर रहा है टेम्पोररी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, सी कर रहा है स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल, डी कर रहा है मार्केट एक्सपेंशन। तो दोस्तों किसी कंपनी का जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है इसमें डिक्लाइन होने का मेन कारण है टेम्पोररी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या व्हाट इम्पैक्ट क्या ना, देखिए कोई हाई रेवेन्यू ग्रोथ रेट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है किसी यंग कंपनी में। तो हाई रेवेन्यू ग्रोथ रेट का पहला ऑप्शन कर रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाता है, दूसरा ऑप्शन कर रहा है कि ऑपरेशनल एक्सपेंस बढ़ाता है, तीसरा ऑप्शन कर रहा है कि इट मेक लॉसेस वर्स ओवर टाइम, डी कर रहा है कि इट कैन हेल्प स्टेबलाइज ग्रोथ। तो हाई रेवेन्यू ग्रोथ का बहुत ही इंपैक्ट पड़ता है यंग कंपनी पे, ये जो है इट कैन मेक लॉसेस वर्स ओवर टाइम फॉर अ यंग कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या एडवांटेज है मर्जर और एक्विजिशन का इन टर्म्स ऑफ टैलेंट एक्विजिशन। ऑप्शन ए कह रहा है इट कैन रिड्यूस द रिस्क एसोसिएटेड विद द डिपेंडेंस ऑन सिंगल प्रोडक्ट, इट कैन इंक्रीज मार्केट पावर बाय एलिमिनेटिंग कॉम्पिटिशन, इट कैन प्रोवाइड एक्सेस टू न्यू टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट कैन इंप्रूव कॉम्पिटिटिवनेस, डी कह रहा है इट कैन एनहांस द कैपेबिलिटीज ऑफ द मर्ज कंपनी थ्रू टैलेंट एक्विजिशन। तो दोस्तों मर्जर और एक्विजिशन का क्या एडवांटेज है टैलेंट एक्विजिशन के टर्म में। करेक्ट आंसर इज ये इन्हांस कर सकता है मर्ज कंपनी की कैपेबिलिटीज़ को कैसे, टैलेंट एक्विजिशन के माध्यम से। So friends, next question that we have is regarding what is the advantage of merger and acquisition in terms of taxation।
पहला है कैन रिड्यूस द रिस्क एसोसिएटेड विद डिपेंडेंस ऑन सिंगल प्रोडक्ट और मार्केट, इट कैन इंक्रीज मार्केट पावर बाय एलिमिनेटिंग कॉम्पिटिशन, इट कैन प्रोवाइड एक्सेस टू न्यू टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट कैन इंप्रूव कॉम्पिटिटिवनेस, इट कैन रिजल्ट इन टैक्स सेविंग एंड रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी। बताइए दोस्तों मर्जर और एक्विजिशन का क्या एडवांटेज है टैक्सेशन के टर्म्स में। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ये टैक्स सेविंग, इसी कारण टैक्स सेविंग होता है और टैक्स लायबिलिटी में रिडक्शन होता है। इनमें से कौन सा बेनिफिट है मर्जर और एक्विजिशन का? रिडक्शन इन डाइवर्सिफिकेशन, इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन, एक्सेस टू न्यू टेक्नोलॉजी, रिडक्शन इन मैनेजरियल इफेक्टिवनेस। बताइए कौन सा बेनिफिट है मर्जर और एक्विजिशन का? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, एक्सेस टू न्यू टेक्नोलॉजी। व्हाट आर द एक्सपेंस इनकर्ड बाय अर्ली स्टार्टअप इंटरप्राइज इन एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर ग्रोथ कंसिडर्ड। तो क्या क्या एक्सपेंस इनकर करते हैं हमारे अर्ली स्टार्टअप इन एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर ग्रोथ कंसिडर्ड? तो पहला है ऑपरेशनल एक्सपेंस, दूसरा है कैपिटल एक्सपेंस, तीसरा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस, चौथा है मार्केटिंग एक्सपेंस। करेक्ट आंसर है दोस्तों कैपिटल एक्सपेंस। क्या क्रूशियल है कंपनी के ग्रोथ के लिए और इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, रेवेन्यू ग्रोथ रेट, री इन्वेस्टमेंट एंड लास्ट ऑप्शन नेट इनकम। सो द करेक्ट आंसर इज री इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इट इज़ हार्ड टू डिटरमाइन हाउ मच अ न्यू कंपनी नीड टू इन्वेस्ट फॉर द फ्यूचर ग्रोथ। क्यों ये हार्ड है ये डिटरमाइन करना कितना एक नई कंपनी को इन्वेस्ट करना है फ्यूचर ग्रोथ के लिए? पहला ऑप्शन है लैक ऑफ डेटा, दूसरा है इनकंसिस्टेंट फाइनेंशियल, तीसरा है अनप्रेडिक्टेबल मार्केट कंडीशन, चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। क्या लिमिट कर सकता है स्कोप का एंड स्पीड ऑफ चेंज दैट कंपनीज कैन इंप्लीमेंट टू एड्रेस इनएफिशिएंसीज को एड्रेस करने के लिए? इनमें से क्या स्कोप को लिमिट करता है, स्पीड ऑफ चेंज को लिमिट करता है? पहला है एक्सटर्नल लिमिटेशन, दूसरा इंटरनल लिमिटेशन, तीसरा है टेक्निकल लिमिटेशन, चौथा है फाइनेंशियल लिमिटेशन। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका एक्सटर्नल लिमिटेशन। क्या पर्पस है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल का फाइनेंशियल सेक्टर में? पहला ऑप्शन है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एंटिसिपेटेड डिविडेंड को डिटरमाइन करना, दूसरा ऑप्शन है कि क्वालिटी ऑफ लोन पोर्टफोलियो को इवैल्यूएट करना, तीसरा ऑप्शन है कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट का क्या इंपैक्ट पड़ेगा रिस्क और वैल्यू पे ये एस्टिमेट करना, और चौथा ऑप्शन है कि डिस्पैरिटीज़ को नेविगेट करना फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी एंटिसिपेटेड डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू डिटरमाइन करना। गॉर्डन ग्रोथ मॉडल क्या एज्यूम करता है? कांस्टेंट ग्रोथ रेट इन डिविडेंड, लार्ज ग्रोथ रेट इन डिविडेंड, फिर सी कर रहा है दोस्तों डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट इन डिविडेंड, डी कर रहा है नो ग्रोथ रेट इन डिविडेंड। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों कांस्टेंट ग्रोथ रेट इन डिविडेंड, दिस वाज एज्यूम्ड इन द गॉर्डन मॉडल। डील रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है? पहला ऑप्शन कर रहा है कि एक प्रोसेस है जिसके थ्रू पोटेंशियल इश्यूज को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं मर्जर एंड एक्विजिशन डील में। बी कर रहा है कि एक प्रोसेस है कि आप टर्म्स एंड कंडीशन को नेगोशिएट कर सकते हैं किसी M&A डील का। सी कर रहा है कि एक प्रोसेस है कि आप एग्रीमेंट फॉर्म कर सकते हैं एक्वायरर और टारगेट फर्म के बीच में। डी कर रहा है कि एक प्रोसेस है आउटलाइन करने का कि कैसे मर्जर और एक्विजिशन डील को वैल्यू जनरेट करेगा सभी पार्टीज़ के लिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक प्रोसेस है ये आउटलाइन करेगा कि कैसे M&A डील जो है वैल्यू जनरेट करेगा सभी पार्टीज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक फैक्टर नहीं है जिसको ध्यान में रखा जाए जब भी आप डिसाइड करें एक्विजिशन व्हीकल को या पोस्ट क्लोजिंग ऑर्गेनाइजेशन को? पहला है कॉस्ट एंड फॉर्मेलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है मैनेजमेंट कंट्रोल, तीसरा है फाइनेंशियल सपोर्ट, चौथा है एम्प्लॉय बेनिफिट। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, एम्प्लॉय बेनिफिट। तो एम्प्लॉय बेनिफिट को ध्यान में फैक्टर नहीं रखा जाता है ध्यान में जब भी आप डिसाइड करते हैं एक्विजिशन व्हीकल्स या पोस्ट क्लोजिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। क्या बेनिफिट्स है दोस्तों एक्विजिशन व्हीकल को यूज करना एज अ कॉर्पोरेट डील फॉर M&A डील, यानी M&A डील के लिए कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के लिए कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के रूप में यदि आप एक्विजिशन व्हीकल को यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या बेनिफिट है? पहला है कि रिस्क कम होगा, फाइनेंशियल ऑप्शन बढ़ेगा, और फिर दोस्तों कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन घटेगा, कंटिन्यूटी ऑफ ऑनरशिप घटेगा, फिर लिमिटेड लायबिलिटी होगा, ट्रांजैक्शन फ्लेक्सिबिलिटी होगा, ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों ये सभी के सभी एडवांटेज हैं। ईसॉप स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे ये यूजफुल हो सकता है स्मॉल प्राइवेटली हेल्ड बिजनेस के लिए? पहला ऑप्शन है कि एक लीगल एंटिटी है जो कि रिस्क को रिड्यूस करता है और फाइनेंशियल ऑप्शन को बढ़ाता है। दूसरा ऑप्शन कर रहा है कि एक तरीका है जिससे आप ऑनर सिक्योरिटी को ट्रांसफर कर सकते हैं एम्प्लॉय को, जो कि टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करते हुए। एक पोस्ट क्लोजिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को ऑफर करता है। डी कर रहा है कि एक फाइनेंशियल ऑप्शन है जो कि फ्लेक्सिबल ऑनरशिप ट्रांसफर प्रोवाइड करता है। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, एक तरीका है दोस्तों जिसके थ्रू आप ऑनर सिक्योरिटी को ट्रांसफर कर सकते हैं एम्प्लॉय को टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करते हुए। किस तरह के कंपनी स्ट्रक्चर प्रिफरेबल होते हैं एक्विजिशन व्हीकल के रूप में सर्किट सिचुएशन में? सोल प्रोप्राइटरशिप, होल्डिंग कंपनी, पार्टनरशिप, कॉर्पोरेशन। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज होल्डिंग कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी का जो स्ट्रक्चर है वो प्रिफरेबल होता है एक्विजिशन व्हीकल के रूप में किस सिचुएशन में? कैसे एक इंटरनेशनल टारगेट कंपनी को रन करना किसी डिस्टिंक्ट मैनर में डिसरप्शन को कम करता है जो कि कल्चरल डिफरेंस के कारण होता है। पहला है कि एक्वायर्ड कल्चर को इम्पोज करना टारगेट कंपनी पे, दूसरा है कि कल्चरल डिफरेंस को ऑल टुगेदर इग्नोर करना, तीसरा है कि टारगेट कंपनी की एग्जिस्टिंग कल्चर को मेंटेन करना, चौथा है कि न्यू ब्लेंडेड कल्चर को क्रिएट करना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एक टारगेट कंपनी की एग्जिस्टिंग कल्चर को मेंटेन करना।
क्यों फाइनेंशियल बायर चूज़ करते हैं एक होल्डिंग कंपनी स्ट्रक्चर को, ताकि वो टारगेट कंपनी के साथ मर्ज कर सकें, ताकि वो टारगेट कंपनी को सब्सिडरी के रूप में ऑपरेट हो सकें, ताकि टारगेट कंपनी को डिसॉल्व कर सकें, यानी तो रनिंग द टारगेट कंपनी ऑल टुगेदर। करेक्ट आंसर इज टू अवॉइड रनिंग द टारगेट कंपनी ऑल टुगेदर। किस सिचुएशन में एक पार्टनरशिप या ज्वाइंट वेंचर बेस्ट ऑप्शन होता है? जब टैक्स बेनिफिट कम हो, रिस्क लो हो, जब टैक्स बेनिफिट लार्ज हो, रिस्क हाई हो, जब टारगेट कंपनी सोल प्रोप्राइटर हो, और जब एक्वायरर का हाई क्रेडिट रेटिंग हो। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जब टैक्स बेनिफिट लार्ज हो और रिस्क क्या हो, हाई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या डिफरेंट तरह के पेमेंट कंसिडरेशन होते हैं। सो फ्रेंड्स, पहला है कैश, चेक एंड क्रेडिट कार्ड, कैश, स्टॉक एंड डेप्ट, कैश, बॉन्ड एंड फ्यूचर, स्टॉक ऑप्शन एंड वारंट। ऑप्शन सी बी इज करेक्ट, कैश, स्टॉक एंड डेप्ट। क्यों कैश को यूज़ किया जाता है पेमेंट कंसिडरेशन के रूप में? कब यूज़ किया जाता है? पहले यदि एक्वायरर का लो क्रेडिट रेटिंग हो, यदि टारगेट कंपनी का हाई क्रेडिट रेटिंग हो। फिर नेक्स्ट कर रहा है कि यदि टारगेट कंपनी प्रेफर करती है कैश और अदर फॉर्म ऑफ पेमेंट। तो दोस्तों करेक्ट आंसर यदि टारगेट कंपनी का हाई क्रेडिट रेटिंग हो तो कैश को यूज़ किया जाता है। क्यों एक्वायरर स्मॉल कैश होल्डिंग का वो कैश ऑफर ज़्यादा लाइकली करते हैं? क्योंकि उनका अच्छा क्रेडिट रेटिंग है, वो रिस्क एवर्स हैं। टारगेट कंपनी प्रेफर करती है एक्वायरिंग स्टॉक को क्योंकि वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है एक्वायरिंग अ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। करेक्ट आंसर इज द टारगेट कंपनी प्रेफर द एक्वायर्ड स्टॉक। इनमें से कौन सा टैक्सेबल एक्विजिशन ऑफ एसेट को रिगार्ड किया जाता है? तो कैश परचेज ऑफ टारगेट एसेट, फॉरवर्ड ट्रायंगुलर मर्जर, रिवर्स ट्रायंगुलर मर्जर, बोथ ए एंड सी। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कैश परचेज ऑफ टारगेट एसेट को हम लोग रिगार्ड करते हैं, इट इज़ रिगार्डेड एज द टैक्सेबल एक्विजिशन ऑफ एसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब भी कोई कंपनी का नेगेटिव टैक्सेबल इनकम होता है, नेगेटिव लॉसेस होते हैं, तो क्या प्रोड्यूस होता है? नेट प्रॉफिट, नेट इनकम, नेट ऑपरेटिंग लॉस, नेट एसेट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज नेट ऑपरेटिंग लॉस इज प्रोड्यूस। कितने देर तक एनुअल को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि फ्यूचर टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस कर सके? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। करेक्ट आंसर इज दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 20 ईयर्स। यदि मान लीजिए किसी एक्विजिशन के कारण एक एसेट राइटअप हो जाए टैक्स पर्पस के लिए, तो क्या एक्वायरर इमीडिएटली यूज करेंगे ताकि किसी गेन को ऑफसेट कर सके, जो कि सेल्स ऑफ एसेट से जो भी गेन होगा, टारगेट कंपनी के रेवेन्यू को, टारगेट कंपनी के नेट इनकम को, टारगेट कंपनी के एनुअल को, टारगेट कंपनी के एसेट को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, टारगेट कंपनी के एनुअल को। ऑल दिस कंसेप्ट हैव बीन एक्सप्लेन क्लियरली इन आवर वीडियो लेक्चर विच इज इन द फॉर्म ऑफ वीडियोज विच एक्सप्लेन ईच एंड एवरी कंसेप्ट रिलेटेड टू द थ्योरेटिकल पोर्शन ऑफ द पार्टिकुलर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पोटेंशियल डबल टैक्सेशन दैट शेयर होल्डर ऑफ द टारगेट कंपनी में फेस? यानी जो हमारे शेयर होल्डर हैं टारगेट कंपनी के, वो डबल टैक्सेशन, किस तरह के डबल टैक्सेशन को फेस कर सकते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है कि जब टारगेट कंपनी टैक्सेस को पे करती है किसी भी गेन में। बी कह रहा है कि जब किसी सेल का जो प्रोसीड है वो शेयर होल्डर को पे किया जाता है डिविडेंड के फॉर्म में। सी कह रहा है कि जब सेल का प्रोसीड को शेयर होल्डर को पे किया जाता है जब कॉर्पोरेशन लिक्विडेट हो जाती है। डी कह रहा है बोथ ए एंड बी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। किस तरह के ट्रांजैक्शन में बिना एसेट राइटअप का क्या लिमिट है अंडर सेक्शन 382 ऑफ द IRS कोड फॉर यूजिंग द टारगेट एनुअल इन सब्सिक्वेंट ईयर? पहला ऑप्शन है कोई लिमिट नहीं है। दूसरा ऑप्शन है कि नंबर ऑफ ईयर पे लिमिट है जिस पे आप एनुअल को फॉरवर्ड कैरी कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है लिमिट ऑन अमाउंट ऑफ एनुअल, कितने एनुअल को आप फॉरवर्ड कैरी कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं एक साल में। तो और डी है कि लिमिट ऑन बोथ द नंबर ऑफ ईयर एनुअल कैन बी कैरीड फॉरवर्ड एंड द अमाउंट कैन बी यूज ईयर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कितने असेसमेंट ईयर कोई टैक्स पेयर फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस को कैरी कर सकता है? 5 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल। ऑप्शन नंबर बी 8 असेसमेंट ईयर करेक्ट। क्या बेनिफिट है कैपिटल गेन टैक्स एग्जाम्पशन का किसी अमलगमेशन में विद इन सेक्शन 2 सब सेक्शन 1B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट? पहला, द ट्रांसफर ऑफ एसेट बाय द अमलगमेटिंग कंपनी टू द इंडियन अमलगमेटेड कंपनी इज अलाउड। द अलॉटमेंट ऑफ शेयर इन द अमलगमेटेड कंपनी टू द शेयर होल्डर ऑफ द अमलगमेटिंग कंपनी इज अलाउड। बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। So friends, this was our complete lecture of 40 questions in regarding to module C. Hopefully you enjoyed it. If you want such type of video lecture for other modules, please write in the comment section. If you get any type of assistance related to CIB, please WhatsApp me. धन्यवाद।